अब वक्त आ गया है कि हम स्वागत करें हमारे मुख्य अतिथि का, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। शुक्रिया सर, आप यहाँ आए। अनुरोध है कि आप स्टेज पर आएं। साथ ही मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे सीईओ मनोज शर्मा साहब और ग्रुप कंसल्टिंग एडिटर बीवी राव जी का। आप दोनों से अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी का स्वागत करें और अभिवादन करें। तुलसी का पौधा देकर और बुके देकर उनका अभिवादन करें। और हमारे सहयोगी सईद अंसारी आप देख ही सकते हैं, आ ही गए हैं, तो आगे की चर्चा वही आगे बढ़ाएंगे। बहुत धन्यवाद और जोरदार तालियों के साथ दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर जी का आप स्वागत कीजिए। सर, सुबह से हम किसानों के मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। एक ऐसा इंडिया टुडे ग्रुप का ये इनिशिएटिव है जिसे हम गर्व के साथ कहते हैं कि न सिर्फ भारतवर्ष बल्कि विश्व के विकसित राष्ट्रों में भी किसानों के लिए ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिसकी शुरुआत हमने की है और जिसका उद्घाटन आज आपके कर कमलों से यहाँ होना है। किसान तक, किसानों के लिए, किसानों का अपना चैनल, किसानों की बातें और वो तमाम विभिन्न योजनाएं जो आप हमारे देश के किसानों के लिए बनाते हैं, उन किसानों तक पहुंचाने का एक बीड़ा हमने उठाया है। जागरूकता फैलाने का एक बीड़ा हमने उठाया है और किसान किसी भी चीज़ से अनजान न रह जाए, उसे जागरूक करने का ये हमारा प्रयास है। बहुत धन्यवाद किसान तक के इस मंच पर आपकी उपस्थिति के लिए। आज भारतवर्ष का जो किसान है तोमर जी, उसकी स्थिति, उसके अभिभावक होने के तौर पर, कृषि मंत्री के तौर पर आप कैसे देखते हैं? सईद भाई, बहुत धन्यवाद। आज मुझे इस कार्यक्रम में आप सबके मध्य उपस्थित होकर बहुत ही प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि इंडिया टुडे ग्रुप ने किसानों की दृष्टि से किसान तक इस चैनल की शुभ कल्पना की और आज उसको मूर्त रूप देने का अवसर है। मैं इंडिया टुडे ग्रुप को हृदय से धन्यवाद देता हूं और देश भर के किसानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि यह जो प्लेटफॉर्म है, यह प्लेटफॉर्म किसान, सरकार, राज्य सरकार, खाद्य प्रसंस्करण यूनिट्स, निर्यातक, आयातक, मंडी, सबके बीच में एक महत्वपूर्ण ब्रिज का काम करेगा और अंततोगत्वा सब योजनाओं का प्रतिफल और फ़ायदा किसानों तक पहुँचे, इस बात को यह चैनल सुनिश्चित करेगा। मैं इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। भारतीय किसान की स्थिति आज, भारत कृषि प्रधान देश है और इसकी प्रधानता को हम सब लोगों ने स्वीकार किया है, लेकिन हम सब इस बात को जानते हैं कि जब जब प्रधानता की उपेक्षा होती है तब तब देश को
नुकसान उठाना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि कृषि का क्षेत्र हमारे लिए जितना महत्व का है, अगर इसके महत्व पर काम करने की निरंतरता बनी रहती तो आज काफ़ी चुनौतियां जो हमारे सामने हैं वो चुनौतियां नहीं होती। लेकिन कृषि का क्षेत्र व्यापक भी है और इसकी निर्भरता प्रकृति पर भी है और अनेक प्रकार की चुनौतियां सामने बनी ही रहती हैं। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार देश के समक्ष विद्यमान छोटे छोटे विषय, चाहे किसी वर्ग के हों चाहे किसी क्षेत्र के हों, उनका समाधान किया जा सके इस दृष्टि से निरंतर एक प्रयास करते रहते हैं। पिछले दिनों ग्रामीण भारत में आधी से अधिक आबादी के पास शौचालय की उपलब्धता नहीं थी, तो प्रधानमंत्री जी ने उस काम को प्राथमिकता पर लिया और आज हम कह सकते हैं कि हमारे देश के हर घर में शौचालय बन गया है और स्वच्छता का एक चरण भारत ने पूरी तरह पूरा कर लिया है। ठीक इसी प्रकार से शौचालय का उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि छोटी बात है, आमतौर पर लोगों को लगता है छोटी बात है और छोटी बात है तो बड़ा आदमी क्यों सोचेगा, बड़ा आदमी बड़ी बातें सोचेगा। लेकिन जब तक छोटी चीज़ को समादेश नहीं करेंगे तब तक हम ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकते। और इसीलिए जब कृषि के क्षेत्र की बात होती है तो निश्चित रूप से हमारे देश में छोटे किसानों की संख्या लगभग 85-86% है। अब छोटे किसान की अपनी हैसियत निवेश करने की है नहीं, दूसरा कोई बड़ा आदमी वहाँ निवेश करने पहुँचता नहीं है। लेकिन अगर छोटे किसान की ताकत नहीं बढ़ेगी तो कृषि की ताकत नहीं बढ़ेगी और कृषि की ताकत नहीं बढ़ेगी तो भारत की जो कृषि की जीडीपी है उसकी ताकत नहीं बढ़ेगी। और अगर हम अप्रत्यक्ष रूप से देखें या प्रत्यक्ष रूप से देखें तो हमारे ध्यान में आएगा कृषि के अर्थव्यवस्था को व्यापारिक दृष्टि से कोई कैसे भी ले, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि प्रासंगिक रूप से वह भारत की रीढ़ है। कोविड के समय में भी सब लोगों ने महसूस किया, सारी अर्थव्यवस्थाएं रुक गई थीं, लेकिन कृषि की अर्थव्यवस्था ने देश का पूरा साथ दिया और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध किया। इसलिए आज ज़रूरत है छोटा किसान मुनाफे की खेती करे, छोटे किसान की ताकत बढ़े और इसलिए भारत सरकार ने कृषि उत्पाद संगठन की योजना बनाई। आज देश में 10,000 एफपीओज बनाए जा रहे हैं। इन पर 6,865 करोड़ रुपया भारत सरकार खर्च कर रही है। कोशिश है मैदानी क्षेत्र में कम से कम 300 किसान और पहाड़ी और नॉर्थ ईस्ट के जो क्षेत्र हैं उनमें लगभग 100 किसान इन एफपीओज के मेंबर बने। और जब इन एफपीओ से छोटे छोटे किसान जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से वो महंगी फसलों पर जाने की तरफ विचार कर सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी के उपयोग की तरफ विचार कर सकते हैं। एक साथ अपना जो आदान है, चाहे वो फर्टिलाइज़र हो, बीज हो, पेस्टिसाइड हो, एक साथ खरीदेंगे मिलकर तो निश्चित रूप से उनको सस्ते दामों पर उपलब्ध होगा। उपकरणों की स्वयं भी खरीद कर सकते हैं और कस्टमाइजिंग सेंटर का भी उपयोग कर सकते हैं। जब एक एफपीओ में 300 किसान मिलकर विचारपूर्वक खेती करेंगे तो वो क्रॉप पर भी विचार करेंगे, क्रॉप के पैटर्न पर भी विचार करेंगे, क्रॉप में किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है उस पर भी विचार करेंगे। एक ही मात्रा में आदान की उपयोगिता उसमें होगी
तो स्वाभाविक रूप से जब एक क्लस्टर का उत्पादन होगा तो उस उत्पादन की गुणवत्ता भी अच्छी होगी और उस उत्पादन को एफपीओ मिलकर इसलिए बेच सकता है कि 300 किसान के मिलकर जो उत्पाद का वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम उसकी सौदेबाजी की ताकत बढ़ाएगा और निश्चित रूप से उसके कारण वो किसान अच्छा दाम भी ले पाने में सफल होगा। तो इस दृष्टि से एफपीओ कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया है, लेकिन हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि कृषि के क्षेत्र में निजी निवेश और सुधार, इन दो चीज़ों की बड़ी कमी वर्षों से दिखाई दे रही थी। जब देश आज़ाद हुआ था तो देश के जीडीपी में 50% योगदान एग्रीकल्चर का था। धीरे धीरे बाकी क्षेत्र आगे बढ़ते रहे, ये योगदान घटता गया। उसका मूल कारण है कि जो बाकी क्षेत्र हैं, चाहे वो कोई इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, सर्विस का क्षेत्र हो, बाकी और अन्य क्षेत्र हो, सब में निजी निवेश के दरवाजे खुले रहे और समय समय पर निजी निवेश हो, इसको सरकारें सरल बनाती रहीं। और दूसरा कि जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ नियम और कानूनों का रिफॉर्म किया। हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में हर बार हर सत्र में कोई ना कोई कानून ऐसा आता है जो किसी को सुधार की तरफ ले जाने के लिए प्रेरित करता है। तो स्वाभाविक रूप से जब कृषि का क्षेत्र है तो कृषि के क्षेत्र में निजी निवेश का पूर्णतः अभाव रहा। किसी की रुचि नहीं रही, कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं था, किसी ने प्रेरित भी नहीं किया। और दूसरा, जो कानूनी सुधार होना चाहिए था, वो कानूनी सुधार में भी स्वामीनाथन साहब ने कहा तो था, लेकिन वो दुर्भाग्य से आगे नहीं बढ़ सका। तो स्वाभाविक रूप से आज निजी निवेश हो, इसके लिए एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड 1 लाख करोड़ रुपए का इसका प्रावधान किया गया। पशुपालन के क्षेत्र में 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। मछली पालन के क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। छोटी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। कुल मिला के ये 1.5 लाख करोड़ रुपया बैंक से आए और खेती के क्षेत्र में लगे। और जब 1.5 लाख रुपया बैंक से निकलकर जमीन पर आएगा तो आप ऐसा मान के चलो कि 20-25 हज़ार करोड़ रुपया व्यक्तियों का भी होगा जो उस पर काम करेंगे। तो मतलब 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश। और निवेश इसलिए ज़रूरी है कि आज वेयर हाउस हो या कोल्ड स्टोरेज हो, ये आपको दिखेंगे तो जिला स्थान पर दिखेंगे। और जिला स्थान पर सामान्य तौर पर व्यापारिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करते हैं, लेकिन किसान नहीं कर पाता। जिला स्थान तक किसान को आने में 80 किलोमीटर की दूरी है और उसका 25 कुंटल गेहूँ है। तो इतना छोटा किसान 25 कुंटल गेहूँ को लेकर वेयर हाउस में रखने थोड़ी आएगा। लेकिन अगर वेयर हाउस गाँव के 1-2 किलोमीटर पर होगा तो वो अपने गेहूँ को रोक सकता है जब तक उसको अच्छा भाव नहीं मिले। लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर गांव में उपलब्ध नहीं है, इसलिए हर एफपीओ तक, हर ब्लॉक तक, हर कोऑपरेटिव पैक्स तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँचे। इससे रोजगार के अवसरों का भी सृजन होगा, निजी निवेश भी आएगा, टेक्नोलॉजी भी लोगों तक पहुँचेगी और किसान की अपनी ताकत बढ़ेगी क्योंकि उसके पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। इसलिए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ये आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है। कृषि के क्षेत्र में विभिन्न योजनाएं हैं और भिन्न भिन्न योजनाओं के माध्यम से देश भर में काम चल रहा है। आपको ध्यान में आएगा 13-14 में लगभग कृषि मंत्रालय का बजट 21,000 करोड़ रुपए होता था और आज 1,25,000 करोड़ रुपया है। 1,000 करोड़ रुपया तो
पीएम किसान के माध्यम से ही किसान तक पहुंच जाता है, किसान सम्मान निधि के माध्यम से। अभी तक लगभग 11.5 करोड़ किसानों को 2,40,000 करोड़ रुपए की मदद उनके अकाउंट में अभी तक इस योजना के माध्यम से की गई है। मुझे ध्यान है जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तब तक किसान को किसी भी प्रकार का लोन वोन मिलता नहीं था। कुछ थोड़े बहुत ट्रैक्टर वैक्टर संपन्न किसान को मिल जाएं, लेकिन वो भी आंकड़ा बहुत कम होता था। लेकिन छोटा किसान तो वो भी नहीं ले सकता था, साहूकारी पर ही वो निर्भर करते थे। तो उस समय वाजपेयी जी के समय किसान क्रेडिट कार्ड की योजना बनाई गई थी और उस समय 3-4 लाख करोड़ रुपया किसान को मिले, यह सुनिश्चित किया गया था। लेकिन मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने आवश्यकता को देखते हुए इन 7-8 वर्षों में बढ़ाकर, इस वर्ष अगर हम देखेंगे तो अल्पकालिक ऋण के रूप में किसान के पास 20 लाख करोड़ रुपया है और ये 20 लाख करोड़ रुपया उसकी खेती में लगता है, फिर बैंक में जमा होता है, लगता है, फिर बैंक में जमा होता है। तो वो साहूकारी के लोन से भी बच रहा है। अब किसी किसान की जमीन ऋण के कारण बिच नहीं रही है। इससे भी निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों और बहनों को छुटकारा मिला है और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारे किसान जहां एक और घनघोर परिश्रम कर रहे हैं और सरकारी योजनाओं का उपयोग भी ले रहे हैं और टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करने की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं, वहीं हमारे कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा जो नया नया अनुसंधान किया जा रहा है उसके परिणाम स्वरूप भी निश्चित रूप से हमारे यहाँ उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ रही है। बीते हुए दिनों में निश्चित रूप से बिजली की उपलब्धता बढ़ी है, इसलिए सिंचाई का भी रकबा बढ़ा है और जो नहर से सिंचाई होती है उस सिंचाई की दृष्टि से भी निश्चित रूप से काफ़ी काम करने की कोशिश हुई है। इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एमएसपी को भी 50% लागत पर मुनाफा जोड़कर घोषित करना प्रारंभ किया, तो उसके कारण भी किसान की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है और एमएसपी का अच्छा भाव निश्चित रूप से उसे मिलना प्रारंभ हुआ है। लेकिन कृषि का क्षेत्र, मैंने जैसा पूर्व में कहा, चुनौतियों से भरा है। इस क्षेत्र में निरंतर काम करते रहने की आवश्यकता है और मेरी और सरकार की दोनों की ये मान्यता है, कृषि की अर्थव्यवस्था देश की मुख्य अर्थव्यवस्था है। इस अर्थव्यवस्था को निरंतर बल प्रदान करते रहना चाहिए। कृषि देश का मेरुदंड है। इस मेरुदंड को मजबूत बनाने के लिए निरंतर नित नई योजनाओं पर काम करने की भी आवश्यकता है और जो आदान के रूप में किसान की आवश्यकता है, यह आदान सस्ता हो, यह आदान सुलभ हो, इस आदान की प्रामाणिकता अच्छी हो, जिससे कि हमारे किसान के उत्पादन की भी गुणवत्ता अच्छी हो। क्योंकि आज हम सबका यह सौभाग्य है कि हिंदुस्तान मांगने वाला देश नहीं है, हिंदुस्तान दुनिया को देने वाला देश है। पिछले ही साल हम सब लोगों ने देखा कि लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कृषि उत्पादों का हुआ है, जो अब तक की सबसे अधिक वृद्धि है। और मैं समझता हूँ कि मिलेट्स ईयर 2023 का मामला हो और पौध आधारित खाद्य पदार्थों की प्रोसेसिंग और उसकी प्रतिस्पर्धा को निरंतर बढ़ने का मामला हो और हमारे उत्पादन की गुणवत्ता ऐसी रहे जिसके जो वैश्विक मानकों पर खरी उतरे, तो दुनिया में भी हमारे उत्पादन को बहुत पसंद किया जा रहा है। भारत का किसान निश्चित रूप से देश का पेट भरने में भी सक्षम है और दुनिया की आवश्यकता को भी पूर्त करने की दिशा में वो विचार भी करता है, बढ़ भी रहा है। पिछले दिनों हम देश का भी पेट भर रहे थे और आवश्यकता जिन देशों को पड़ी उनको भी पूर्ति करने की कोशिश की। आने वाले 2050 तक जो चुनौतियां आबादी की और बाकी जलवायु के बदलते दौर की जो चुनौतियां हम सब लोगों के सामने हैं, उनको दृष्टिगत रखते हुए निश्चित रूप से और काम करते रहने की आवश्यकता है। इस मामले में सरकारें तो काम करती हैं,
लेकिन आज एग्री स्टार्टअप्स हैं, हमारे नए जो किसान हमारे मित्र लोग अभी बैठे थे, मैं उनकी चर्चा को सुन रहा था। मैं निश्चित रूप से उन्हें देखकर बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा था कि इस प्रकार की जो सफलता की कहानियां हैं यही किसानों को सद्मार्ग पर प्रेरित करेंगी और किसान खुशहाल हो, ये हम सबका लक्ष्य है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हम सब लोगों को बढ़ने की आवश्यकता है। तोमर जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि 14-15% वाला किसान जो समृद्ध है, जो पैसे वाला है, और 85-86% वो किसान जो कमज़ोर है, जिसे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके बीच कोई टकराव हो रहा है? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ उन दोनों के बीच में कोई टकराव का सवाल नहीं है, लेकिन कुल मिला के ये जरूर है कि हमारी सभी योजनाएं जिनका पात्र छोटा किसान है उन सब योजनाओं का लाभ उस तक पहुँचे और हमारी नज़र में वो रहे और हम उसको प्राथमिकता दें तो उसकी ताकत बढ़ेगी और वो देश के विकास में और कृषि के विकास में अपना योगदान कर सकेगा। और आज भी हम अगर देखें तो निश्चित रूप से यह सच है कि 14-15 बहुत बड़ा किसान है, लेकिन अगर उत्पादन में देखें तो छोटे किसान का ही उत्पादन मिलके खाद्यान्न का कुल उत्पादन होता है। सिर्फ बड़े किसान का इतना उत्पादन नहीं है जिससे कि काम हमारा चल सके। एक लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी का रखा। किसान आपकी दृष्टि में उसका बेस किस तरह से बन सकता है? जैसा मैंने पूर्व में कहा कि कुल मिला के कृषि की अर्थव्यवस्था ये भारत के लिए महत्वपूर्ण है और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी इस अर्थव्यवस्था ने आरंभ से लेके अब तक लगातार भारत को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए ताकत दी है। जहाँ तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सवाल है, निश्चित रूप से कृषि का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान है और आज परंपरागत कृषि से अलग हटकर हमारे किसान भी आधुनिक कृषि, उन्नत कृषि की ओर अग्रसर हो रहे हैं। फूड कृषि उत्पाद संगठनों के माध्यम से भी यह कोशिश की जा रही है कि किसान अपना उत्पादन का प्रोसेसिंग कर सकता है तो उसको 2 करोड़ रुपए तक का बिना गारंटी के लोन देने की व्यवस्था भी की गई है और वो अगर प्रोसेसिंग करेगा, अभी मेरे मित्र सरदार जी थे, मैं नाम उनका नहीं देख पाया, तो वो ये कह रहे थे कि अगर किसान अपना उत्पादन को प्रोसेस करके बेचे तो किसान को बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो जितना वो प्रोसेस कर सकता है उतना प्रोसेस करना चाहिए और मैं समझता हूँ एफपीओ परियोजना के पीछे उद्देश्य यही है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जिन कामों के माध्यम से निश्चित रूप से किसान की ताकत बढ़ सकती है और बढ़ रही है और आने वाले कल में $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है उसमें भारत की किसानी का महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। सर, क्या आप मानते हैं कि खाद, यूरिया और सिंचाई का पानी ये एक भारतीय किसान के सामने समस्या है, और यदि आपका मंत्रालय इसे समस्या मानता है तो उसका समाधान क्या है? देखिए, दरअसल क्या है कि एक समय था जब हमारी सरकार के सामने प्रश्न था कि खाद्यान्न का जो अभाव है वो समाप्त हो, और इसलिए हमारी सरकारों ने उस समय विचार किया तो हमारी नीतियां उत्पादन केंद्रित बनी। और मैं समझता हूं कि उस समय का विचार ठीक ही विचार था। हरित क्रांति हुई, फर्टिलाइज़र का प्रयोग बढ़ा, उत्पादन बढ़ा, उत्पादकता बढ़ी और आज हम उस परिस्थिति में निश्चित रूप से अच्छी अवस्था में खड़े हुए हैं। जो केमिकल फर्टिलाइज़र है, केमिकल फर्टिलाइज़र की अपनी खूबियां भी हैं
जिस खूबी का फ़ायदा हमने भी उठाया है, देश ने भी उठाया है, लेकिन कुछ प्रतिकूलताएं भी हैं। तो निश्चित रूप से जब हम ठीक अवस्था में हो तो समझदार समाज वही होता है जो सही समय पर अपने बीते हुए काल की समीक्षा करे, जो कमजोरियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करे और देश को आगे बढ़ाए। आज फर्टिलाइज़र की दृष्टि से हम देखते हैं तो निश्चित रूप से हम इंपोर्ट पर निर्भर करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, 2.5 लाख करोड़ रुपए की प्रतिवर्ष फर्टिलाइज़र पर सब्सिडी जाती है। और नंबर 3, अब यह बात लगभग लोगों के जहन में जाने लगी है कि अगर फर्टिलाइज़र का प्रयोग लोभ और लालच में अधिक किया जा रहा है तो इससे ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी कमज़ोर हो रही है और मानव शरीर पर भी उसका दुष्प्रभाव आना शुरू हो गया है। तो स्वाभाविक रूप से आज हम इंपोर्ट पर निर्भर करते हैं, तो इंपोर्ट पर निर्भर न करें, इसका भी हमें विचार करना चाहिए। अगर मानव शरीर पर दुष्प्रभाव हो रहा है तो इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। और हम बड़ी मात्रा में अपना देश का पैसा फर्टिलाइज़र के दूसरे देशों को भेज रहे हैं, हम सब्सिडी भी इतनी बड़ी मात्रा में दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस पर आज किसान भी विचार करने लगा और देश भी विचार करने लगा। इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल मिला और नेचुरल फार्मिंग के काम को भी भारत में बहुत तेज़ी के साथ हम लोगों ने शुरू किया है। उसके लिए एक नया मिशन भी बनाया है। लेकिन मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि केमिकल फर्टिलाइज़र के आधार पर जो खेती हो रही है उसको सने सने हमें विचारपूर्वक नेचुरल और ऑर्गेनिक पर लाना चाहिए। लेकिन आज केमिकल फर्टिलाइज़र की पर्याप्त मात्रा में जितनी उपलब्धता चाहिए वो उपलब्धता उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेवारी है। और मैं समझता हूँ कि किचकिच तो थोड़ी बहुत होती रहती है, क्योंकि कई बार यातायात की भी गड़बड़ियाँ रहती हैं। लेकिन अभी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, जब कोविड का समय था तो कई कंट्रियाँ तो फर्टिलाइज़र के मटेरियल और टूरिज्म पर ही निर्भर करती थी, तो टूरिज्म तो पूरी तरह पिट गया था। तो एक तौर से मैं यह कहूँ तो शब्द अच्छा नहीं होगा, लेकिन मतलब कुल मिला के उनने हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। हमने डीएपी का उनने दाम बढ़ाया तो हमने सब्सिडी बढ़ाई, हमने सब्सिडी बढ़ाई तो उनको लगा इनकी तो मजबूरी है तो उन्होंने और दाम बढ़ा दिए। तो मतलब एक तौर से ये असहनीय था और अच्छा भी नहीं था। तो कुल मिला के क्या है कि जिन चीज़ों पर हम इंपोर्ट पर निर्भर कर रहे हैं उनमें हम आत्मनिर्भर कैसे हों, इस पर निश्चित रूप से विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन फर्टिलाइज़र हो और बाकी जितने प्रकार के आदान हैं उनमें किसी भी प्रकार की कोई कमी न तो देश में है, न आने वाले कल में किसानों को होने दी जाएगी। पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइज़र की उपलब्धता और उसके लिए जितना एमओयू कंट्रियों से हो सकते हैं वो करके रखे हुए हैं और किसानों को फर्टिलाइज़र में 1 रुपया भी अधिक न देना पड़े। उनको यूरिया की बोरी 266 में ही मिले, सब्सिडी कितनी भी बढ़ाना पड़े, इसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हमेशा किसानों के प्रति समर्पित रहते हैं। और मैं समझता हूं कि इस दिशा में आज लोगों ने सोचना प्रारंभ किया है। तो धीरे धीरे हम समय रहते अपनी अच्छी आदतों पर आ जाएंगे। वेयर हाउस और मंडी, 2 का आपने उल्लेख किया अपने संबोधन में। आपको लगता है कि ये किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और किसान के जितना नज़दीक पहुंच जाए उतना अच्छा होता है? इसके लिए आपका मंत्रालय किस तरह के प्रयास कर रहा है? नहीं, मैंने जैसे पूर्व में बताया ना कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर हाउस हो, कोल्ड स्टोरेज हो, सॉर्टिंग ग्रेडिंग मशीनें हों, इस प्रकार के जो इंफ्रा की आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्र में किसान के लिए आवश्यक है वो बड़े जिला या बड़ी मंडी के स्थान पर ही उपलब्ध है। गांव में वेयर हाउस आमतौर पर नहीं होता और अगर गांव में अधोसंरचना नहीं होगी तो किसान उसका उपयोग नहीं कर पाएगा। इसलिए एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड के माध्यम से यह कोशिश की जा रही है कि प्रत्येक पैक्स पर
वेयर हाउस हो, अगर वहाँ ऐसी फसलें हैं कि कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता है तो वहाँ कोल्ड स्टोरेज भी हो, और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है तो उसकी पूर्ति भी हो। इसके लिए सरकार शिद्दत से प्रयास कर रही है। अभी 1 लाख करोड़ में से हम लोग 14,000 करोड़ रुपए की स्वीकृतियाँ विभिन्न राज्यों के ग्रामों को दे चुके हैं, और हमने ये भी प्रावधान किया है कि मंडी को भी अपने आय के स्रोत बढ़ाना चाहिए और मंडियों को भी इस इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ायदा मिले, और मंडियां भी अपने परिक्षेत्र में कम से कम 25 स्थानों पर, लेकिन अलग अलग गांवों में वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें तो ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का उनको लाभ मिल सकता है, ब्याज की सब्सिडी भी मिल सकती है, और ये मैं समझता हूँ मंडियों की ओर से किसानों की बड़ी सेवा होगी। ये अंतिम 2 प्रश्न हैं। एक प्रश्न जो किसान भाई बैठे हैं उनकी तरफ से आया है सर आपके लिए कि शुगर केन एक्ट के अंतर्गत गन्ना भुगतान न होने के कारण एक्ट को लागू क्यों नहीं किया जाता है? देखिए, सामान्य तौर पर कानून बनाया इसलिए जाता है कि उसका लाभ दोनों पक्षों को मिले और दोनों पक्ष संतुलित रूप से काम कर सकें। यह सही है कि जो किसान गन्ना पैदा करता है समय पर उसका भुगतान होना चाहिए, और मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के काम संभालने के बाद इसमें बड़ा सुधार भी आया है, और विशेष रूप से तकलीफ उत्तर प्रदेश में ज़्यादा थी तो उत्तर प्रदेश के किसानों को पेमेंट किया भी गया है, और जो केंद्र सरकार से भी राशि देने का सवाल आया था इंडस्ट्री के लिए, वो बजाय इंडस्ट्री के किसानों को दी गई है, और अब उत्तर प्रदेश में भी बाय एंड लार्ज काफ़ी इस मामले में सुधार आया है, और मैं आशा करता हूं कि इसमें और सुधार आए। निरंतर काम करते रहने की ज़रूरत है। किसान तक के माध्यम से आप देश भर के किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आप प्लीज़ बीच में ना टोकें। नहीं बाबा नहीं, ये हम इसकी आज्ञा आपको नहीं देंगे। आपका प्रश्न ले लिया है। आप किसान तक के माध्यम से आप किसानों को क्या संदेश देना चाहें? क्या कह रहे हैं? नहीं, आप किसान तक के माध्यम से आप किसानों को क्या संदेश देना चाहें? मैं किसानों को इस अवसर पर यही कहना चाहता हूं कि कुल मिला के केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो लगातार किसानों के लिए काम करती रहती है, लेकिन हमारी कोशिश होना चाहिए कि हम योजनाओं की जानकारी लें और योजनाओं का लाभ उठाएं, जिससे अपनी ताकत भी बढ़ाएं, अपनी आमदनी भी बढ़ाएं और देश के विकास में भी योगदान करें। और मैं समझता हूं कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये किसान तक एक निश्चित रूप से बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में साबित होगा। यही इस अवसर पर आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं। आप किसान तक पर आए और आपने समय निकाला, इसके लिए पूरे इंडिया टुडे परिवार और किसान तक की तरफ से नरेंद्र सिंह तोमर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाइयाँ। शुक्रिया। चलिए माफ़ कीजिएगा मंत्री साहब, 2 मिनट आपके और चाहेंगे। हम अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मंत्री जी से कि वो हमारे YouTube चैनल का आधिकारिक तौर पर लॉन्च करें। मैं मनोज जी से भी गुजारिश करूंगी वो भी साथ में मौजूद रहें। किसान तक की वेबसाइट है www.kisantak.in और YouTube चैनल है किसान तक ऑफिशियल। चैनल के जरिए आपको इस प्लेटफॉर्म पर हर तरह की जानकारी, सामग्री सब मिलेगी।